हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एसीओ में बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है उनमें से टॉप 6 मिसकंसेप्शन और जो मीथ है ना, मैं वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये मिसकंसेप्शन अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो वो कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हो और वो डाउट है वो मैं यहाँ पर पूरा गाइड आपको कर दूंगा। और अगर इस 6 मिसकंसेप्शन अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एसईओ में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो मिस कॉन्सेप्ट है वो है कि कंटेंट का लेंथ। मोस्ट ऑफ द न्यूबी क्या करते हैं, जब कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को लेके रिसर्च करते हैं ना। रिसर्च के मतलब क्या है कि उस कीवर्ड में अगर आप कंटेंट लिखना चाहते हो तो उसमें कंटेंट का लेंथ क्या होना चाहिए, कितना वर्ड आपको उस कंटेंट में लिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, टॉप 10 या टॉप 20 जो कंप्यूटर होता है गूगल में, उसको चेक करने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि एवरेज लेके देखता है कि टॉप 5 या टॉप 6 कंप्यूटर ने कितने वर्ड कंटेंट लिखा है उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो वो देखता है कि अगर 1000 आसपास एक कंटेंट लिखा है किसी कंप्यूटर ने, तो वो क्या कहते हैं कि 2000 या 3000 वर्ड के ऊपर भी कंटेंट लिखने लगते हैं, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर वो उससे ज़्यादा कंटेंट लिखेगा ना तो गूगल उस कंटेंट को रैंक जल्दी कर देगा। ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, इसको आपको जल्दी से क्लियर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि अगर इस कीवर्ड को मैं अगर सर्च करूँ ना, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद मैं दो वेबसाइट को यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। एक है कि द स्प्रूटेड, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी साइट है, और उसके साथ साथ और एक साइट है जिसके बारे में जो कि मैं कंपेयर करने वाला हूँ। वो एक है मोस्ट प्रोबेबली दिस वन, या दिस वन। अच्छा, तो इस कीवर्ड के ऊपर ये जो साइट कंटेंट लिखा है वो कितना वर्ड है, मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूं। या इट्स शोइंग ओनली 628 वर्ड्स, राइट। अच्छा, तो इस कीवर्ड को देखते हैं, सॉरी इस आर्टिकल को देखते हुए ये कितना कंटेंट लिखा है। हम लोग यहां से लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर ये कंटेंट है। ठीक है, 1176 वर्ड है इस कंटेंट के ऊपर। अच्छा, तो ये इस कंटेंट का लेंथ कम है। ठीक है, और इस कंटेंट का लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल में सर्च करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कीवर्ड में रैंक कर रहे हैं। हालांकि इस कंटेंट में वर्ड कम है। ठीक है, 500 के आसपास कंटेंट है इसके, और इस कंटेंट में जो कि रैंक कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत नीचे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो गया। ठीक है, तो अगर आपको यही एसईओ में यही समझ आते हैं कि जिस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हो उसका लेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप अपने कंप्यूटर को डी रैंक कर जाओगे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ये हो सकता है अगर आपको जिस टॉपिक के ऊपर बात करना है उसमें कोई कंटेंट का कोई गैप होगा, तब आप उस कंटेंट को ज़्यादा लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो, लेकिन आपका जो मिसकंसेप्शन है ज्यादा लिखने से ही आपका कंटेंट रैंक होगा, ये एकदम गलत है। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, मैं थोड़ी 2-3 पॉइंट आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए जिस कीवर्ड के ऊपर आप काम करना चाहते हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट लिखना चाहते हो, जो कंप्यूटर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, उस कंप्यूटर ने उसी कीवर्ड को, उसी टॉपिक को लेके कितना कंटेंट पब्लिश किया है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि टॉपिकल अथॉरिटी कितना है उस साइट का। ठीक है, आपका कंप्यूटर का टॉपिकल अथॉरिटी क्या है वो आपको पहले चेक करना चाहिए। ठीक है, तो अगर टॉपिकल अथॉरिटी उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो अब वो 200-300 वर्ड कंटेंट में भी आपसे ऊपर रैंक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर 2000-3000 के ऊपर कंटेंट लिखाओगे ना, आपका कंटेंट का लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपका वेबसाइट में, आपका नीज में उतना टॉपिकल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो आप उतना ज़्यादा कंटेंट लिखने के बाद भी रैंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है। दूसरा क्या है, जिस कंटेंट के ऊपर आप लिखना चाहते हो, ठीक है, जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखना चाहते हो, तो उस टॉपिक में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, इन डेप्थ रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत कंटेंट देखे कि
अगर उसको 200 या 300 वर्ड में कंप्लीट हो जाए तो वो क्या करते, वो नहीं करते, वो क्या करते हैं उसको खींच के बहुत ज़्यादा बड़े कर देते हैं, क्योंकि उसको यही लगता है कि अगर ज़्यादा कंटेंट लिखाएगा तो गूगल में रैंक कर जाएगा इजीली। ठीक है, ऐसा नहीं होता। टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, जितना हो सके उतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए गूगल जो अभी एआई है ना वो बहुत स्मार्ट हो गए, और विजिटर जो है ना वो कंटेंट यहाँ से अगर रीड करने लगे उसको बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा जो कि इसके रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अगर प्रेशर कैनिंग के और ये जो दो चीज के ऊपर या कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर आप इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालने लगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक विजिटर बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, थोड़ी उसको नॉलेज है उसके। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि उसमें से जो बेस्ट पॉइंट है ना वो यहाँ पर देखना चाहते हैं, ताकि वो उसमें से सिलेक्ट कर सके इन दो प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको टू द पॉइंट कंटेंट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद और एक मेजर पॉइंट है कि बैकलिंक्स। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कीवर्ड के ऊपर ये जो साइट रैंक कर रहे हैं ना, ये जो साइट रैंक कर रहे हैं इसका लिंक्स कितना जनरेट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर यूआरएल ने कितना बैकलिंक्स क्रिएट करके रखा है ये आपको पहले देखना चाहिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर बहुत सारे बैकलिंक्स है तो ये 200-300 वर्ड्स से भी कंटेंट लिखाएगा ना तब भी वो रैंक कर जाएगा, क्योंकि उसका लिंक में जो अथॉरिटी है वो इस कंटेंट को बूस्ट कर रहा है रैंकिंग में। ठीक है, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, सिर्फ वर्ड काउंट को आपको अगर लेके चलना है एसईओ में तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको इस सारी चीज को भी देखना पड़ेगा जो कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो नंबर 2 क्या है कि मोर पेजेस इक्वल्स टू बेटर एसईओ। ठीक है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप किसी निश के ऊपर फोकस करके एक साइट रेडी कर रहे हो ना, तो आपको अगर दिमाग में यही चल रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा पेज होगा उस साइड में तो आप आसानी से अपने कंप्यूटर को बीट कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट है, जैसे कि आप यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि लोकल कैफे साइट और एक टेक साइट। ठीक है, एक कैफे साइट का मतलब है कि एक छोटी सी शॉप साइट है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस है। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि वो ऑनलाइन में अगर कोई कस्टमर उस एरिया में अगर कॉफ़ी शॉप के बारे में सर्च कर रहे हैं, उसको कॉफ़ी शॉप पे जाना है, तो वो पर्टिकुलर उसी एरिया पर ही रैंक करेगा। ठीक है, तो और जो एक कंप्यूटर है, सॉरी, और जो एक टॉपिक है कि एक टेक साइट। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े जाइंट साइट है ना, इसका कंटेंट बहुत होगा, उसका पेज भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपका नीश छोटी है ना तो आपका कंटेंट का और पेज का अमाउंट भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको दिमाग में यही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पेज होगा तो आप ज़्यादा रैंक कर जाओगे, ऐसे अगर आपके दिमाग में चलेगा तो इसमें ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कंटेंट में सिर्फ वेस्ट होगा मानी। ठीक है, तो आपको टू द पॉइंट कंटेंट को कवर करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपका कंटेंट वेबसाइट में जितने टॉपिक के ऊपर आपको रहना चाहिए सिर्फ उसी पर ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, उससे अलावा अगर आप डिस्कस करने लगे तो उसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक लोकल कैफे वाला जो साइट होगा ना, वो क्या साइट में पब्लिश करेगा, एक होम होगा, होम पेज होगा, अबाउट अस होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, उसका मेनू सेक्शन होगा। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू है उसका क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, इसके बारे में वो डिस्कस करने लगेगा। और थोड़ी बहुत उसमें जो ब्लॉग पेज होगा और वो जो रेसिपी है उसके बारे में वो डिस्कस करने लगेगा। ठीक है, और ये जो टेक साइट होगा ना, और टेक साइट के अलावा और भी ई कॉमर्स साइट होता है, तो ये इस टाइप का जो साइट है इसमें बहुत सारे पेज होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपके पास एक कंटेंट के ऊपर 3-4 कीवर्ड मिले, ठीक है, एक मेन कीवर्ड और 2-3 सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड आप कह सकते हो, तो अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है कि उस 3-4 कीवर्ड को लेके आप अलग अलग पेज में टारगेट करोगे, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। ये क्या होता है कि
अगर सेम कंटेंट सेम टॉपिक के ऊपर अगर आप चार पेज में कंटेंट को लिखा होगा ना, तो गूगल कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन से पेज को आपको गूगल में रैंक दे। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप रिसर्च करने के बाद आपको 4 या 5 कीवर्ड मिले जो कि मोरलेस सेम है, आपको सिर्फ एक ही पेज में कवर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप 4-5 पेज अलग अलग क्रिएट करेंगे उस अलग अलग कीवर्ड के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो 4-5 पेज आपस में लड़ाई करने लग जाएगा कि भाई कौन से रैंक करे। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन है, आपको ये इसको जरूर क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग, एसईओ इज नॉट ए वन टाइम प्रोसेस। तो ऐसे प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि उसका साइड रैंक हो जाता है। ठीक है, एसईओ में रैंक करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट उसको रैंकिंग में कांस्टेंट रहने में। ठीक है, तो अगर आपका कोई साइड रैंक कर जाएगा ना, तो अगर उसको एज ए कांस्टेंट वहां पर रैंक करना चाहते हो, तो आपको अपने साइट कंप्यूटर को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए? तो नंबर 1 कि आपका कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, आपका कंप्यूटर जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं डेली के डेली और वीकली, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए और आप भी उस कंप्यूटर को फॉलो करते हुए अपने वेबसाइट में कंटेंट को पब्लिश करते रहोगे। ऐसे नहीं कि अगर आपका साइट रैंक कर जाए तो आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, वो लाइफ टाइम रैंक कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस पोजीशन में अभी रैंक कर रहे हो ना, आपके पीछे आपका जो कंप्यूटर है वो भी रैंक करना चाहते हैं आपके ऊपर। तो अगर वो काम करते रहेंगे ना, और अगर आप स्टॉप हो जाओगे, तो वो आपसे ऊपर रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने वेबसाइट के लिए टाइम देना पड़ेगा और एसईओ को कंटिन्यू प्रोसेस में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, कंटेंट क्रिएशन को आपको एज कांस्टेंट आपको ले नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कंटेंट क्रिएशन को आपको वीकली मंथली आपको कंटेंट क्रिएट करके पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 बिल्डिंग बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स भी आपको जनरेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अगर आप 2-3 गेस्ट पोस्ट या हाई ऑथोरिटी साइट का बैकलिंक्स जनरेट कर लिए तो उसके बाद आपका साइट रैंक कर जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो कीवर्ड वहां पर रैंक कर रहा है वो लाइफ टाइम रैंक होगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखकर आपका जो कंप्यूटर है वो भी बैकलिंक्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि आप जहां पर बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर भी हाई ऑथोरिटी साइट का वो बैकलिंक क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और वो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि 2-3 महीने रैंक करने के बाद आपका रैंक थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे क्यों होता है? यही रीजन है कि आप अपने वेबसाइट में उतना एसईओ में टाइम नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपको जरूर लेके चलना पड़ेगा। बैकलिंक्स भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम्स, राइट। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में क्या होता है कि मान लीजिए आप एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखा, जैसे कि ये हो गए वाटर बाथ कैनिंग एंड प्रेशर कैनिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपके कंटेंट रैंक कर जाए, ठीक है, तो आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर ही टाइम बाय टाइम आपको गूगल सर्च कंसोल में चेक करना पड़ेगा कि आपका साइट और कौन सी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पेज में। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है जो कि गूगल आपको रैंक करने दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसी कीवर्ड को लेके अपने वेबसाइट में फर्दर रिसर्च करने के बाद पब्लिश करना पड़ेगा, ताकि आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऑथोरिटी बिल्डअप होते रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ चेक। टेक्निकल एसईओ में बहुत सारे फैक्टर होता है, जैसे कि आपका वेबसाइट में अगर कोई 404 एरर पेज हो गया, ठीक है, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हो गया। अच्छा, तो उसके बाद होता है कि आपका वेबसाइट में कोई सर्वर का इशू हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इशू है। तो मैं टेक्निकल एसईओ के लिए एक बहुत अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि उसमें कौन से फैक्टर होता है। ठीक है, तो आपको ये टेक्निकल एसईओ भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है सर्च कंसोल चेक। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्च कंसोल को आपको वीकली डेली, मैं तो डेली चेक करता हूँ अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट में। तो मैं देखता हूँ कि उसका रैंकिंग में कितना बूस्ट आया है और कौन सी कीवर्ड डी रैंक हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका ओवरऑल आइडिया मिल जाता है मुझे। ठीक है, तो आपको सर्च कंसोल को जरूर चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये था नंबर 3, एसईओ इज नॉट वन टाइम प्रोसेस। ठीक है, तो वन टाइम प्रोसेस एसईओ नहीं है, आपको ये कांस्टेंट काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद आता है कि डुप्लीकेट कंटेंट प्लेंटी। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है। ऐसे हम भी सोचते थे कि डुप्लीकेट कंटेंट कभी रैंक नहीं होता। नहीं, रैंक होता है। और डुप्लीकेट कंटेंट साइड में पब्लिश करने के बाद गूगल पेनल्टी देता है। ठीक है, ये 100% सही नहीं है। ठीक है, इसके पीछे 2 रीजन है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा।
नंबर वन के जो है ना, गूगल का दो सिस्टम के वो काम कर रहे हैं, एक एल्गोरिदमेटिक सब्सक्रिप्शन और है कि मैनुअल एक्शन। ठीक है, ये जो एल्गोरिदमेटिक सब्सक्रिप्शन है ना, इसमें क्या होता है कि अगर आपके साइड में बहुत सारे डुप्लीकेट कंटेंट आएंगे ना, डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक या अभी चल रहा है, ठीक है, गूगल में, जैसे कि अभी आईपीएल 2024 चल रहा है यहाँ पर, तो अगर उसके ऊपर हम लोग एक कंटेंट को लिखाएंगे तो मोरल लेस कंटेंट सेम ही होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर आप किसी हाई अथॉरिटी साइट को लेके उसका कंटेंट को लेके अपने साइट में पब्लिश करोगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो गूगल बहुत स्मार्ट है, गूगल को पता है कि आप उस कीवर्ड कंटेंट को लेके जब अपने साइट में पब्लिश करोगे तो गूगल को पता है कि इस कंटेंट को कौन से साइट सबसे पहले पोस्ट किया था। ठीक है, और वो इंडेक्स अगर होगा तो आपका साइट उतना बेनिफिट नहीं होगा, वो पेज रैंक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक एल्गोरिथमिक पेनल्टी भी लग सकता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट कंटेंट पेनल्टी, ये जो मिसकंसेप्शन वो क्या है, वो है कि अगर आपका साइट एक ई कॉमर्स बेस्ड है, ठीक है, तो ई कॉमर्स बेस्ड का मतलब है, अगर यहाँ पर आप जाओगे ना, गूगल का एक सर्च कंसोल जो ब्लॉग है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल क्या करता है कि अगर आपके पास 2 3 4 बहुत सारे ऐसे पेज है जो कि सेम है, ठीक है, सेम है का मतलब अगर आपके पास ये एग्जांपल आप देख सकते हो कि एग्जांपल स्केट्स कलर ब्लैक एंड रेड डेल, ठीक है, ठीक है, तो ये जो ब्लैक और ब्रांड का नाम है ना, और ये भी उसी सेम पेज को अलग अलग से यूआरएल में टारगेट किया है। आप देख सकते हो कि ये ब्रांड का नाम पहले आ गया और उसके बाद ब्लैक। ठीक है, ये एकदम सेम पेज है, लेकिन ये क्या होगा, यूजर को सर्च करने के बाद एक अलग तरीके से यहाँ पर शो रहे। ठीक है, अगर इस टाइप का पेज को अगर आपने साइड में है और उसको आप इंडेक्स करना चाहते हो तो वो क्या होगा कि आपका रैंकिंग में इशू हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि अगर आप इसी टाइप का पेज के ऊपर अगर आप एक गूगल का जो साइड मैप है, ठीक है, सर्च कंसोल में अगर साइड मैप के अगर अंदर आप उसको इंडिकेट कर दोगे कि अगर कोई बंदा गूगल में कोई सर्च करेगा इसी कीवर्ड के ऊपर, तो आपके पास अगर 10-15 पेज होगा तो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही पेज के आप अगर इंडिकेट कर दोगे कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर गूगल में कोई सर्च करे तो पर्टिकुलर इस पेज को ही शो कराए। ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, गूगल ऐसे हर वक्त नहीं करते कि 10 पेज में से सिर्फ एक ही पेज को अगर आप इंडिकेट कर दोगे तो गूगल उसमें से सिर्फ उसी पेज को इंडिकेट नहीं करते, उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी और पेज को भी पिक कर लेता है। वो क्यों करता है? उसका रीजन यही है कि गूगल जिस पेज को पिक करता है ना, जिस पेज को सर्च रिजल्ट में शो कराता है, उसका रीजन यही है कि उस पेज में बहुत सारे बैकलिंक्स है। ठीक है, यहाँ पर गूगल ने खुद बताया कि अगर उसके पास बहुत ज्यादा लिंक्स होगा तो वो उस लिंक्स उस पेज को सर्च कंसोल में सर्च रिजल्ट में शो कराएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गूगल कंटेंट का जो दूसरा है क्या, मैनुअल एक्शन। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअसली किसी और साइट का कंटेंट या अपने साइट में पोस्ट करते रहोगे ना, तो गूगल का जो सर्च कंसोल में जो काम कर रहा है, जो टीम काम कर रहा है, उस टीम को मैनुअली आपको एक बार चेक करने के बाद आपको पेनल्टी दे सकता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट कंटेंट ऑलवेज पेनल्टी आपको नहीं देता, लेकिन अगर आप उसको गूगल का सर्च जो है ना उसको आप मैनिपुलेट करना चाहोगे तब आपको पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेज है, जैसे कि आप डिस्क्लेमर पेज कह सकते हो कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज सकते हो, ऐसे बहुत सारे पेज है जो कि डुप्लीकेट है। वो मोस्ट ऑफ द साइड में सिर्फ वो कंटेंट सेम ही रहता है। ठीक है, और ई कॉमर्स साइट का जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी सेम रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि गूगल को पता है कि अगर ये कंटेंट डुप्लीकेट है तो उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देख सको ऐसे ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्रोडक्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन में सेम रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट को पोस्ट करना चाहते हो तो आपको रैंकिंग मिल सकता है, लेकिन वो कंटेंट अगर आप गूगल में सर्च रिजल्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो वो रैंक नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है कि रैंक फास्ट विथ हाई डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, ये बहुत मजे की बात है।
2023 में गूगल पेज जो पेज रैंक था ना वो ऑफ हो गए थे, और 2016 में टोटली स्टॉप हो गया, ठीक है। तो 2013 में जब हम लोग काम करते तो पेज रैंक वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसके बाद जब गूगल पेज रैंक डिसकंटिन्यू हो गया, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी तो उसमें अभी मार्केट में एजर पाएगा जिसका डीआर है, ठीक है, डोमेन रेटिंग है, यूआरएल रेटिंग है, और आप लोग मौज का भी कह सकते हो, ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, राइट। और अगर सॉरी मौज नहीं, वो मैजेस्टिक एसीओ का था, ट्रस्ट फ्लो और क्या पता होगा, टीएफसीएफ, साइटेशन फ्लो। अच्छा, और है कि मौज का आप डीएपीए भी बोल सकते हो, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ब्लॉगर को देखा है कि वो फाइवर में जाते और अपने वेबसाइट में जो डीएपीए है, डीआरयूआर है, उसको इंक्रीज करने में लग जाते हैं ताकि उसका पेज रैंक हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, उसमें गूगल में कोई रैंकिंग का कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। वो तो अलग एक कंपनी है, उसको मैट्रिक के थ्रू आपको दिखा रहा है, ठीक है। उसमें गूगल में रैंकिंग का क्या फैक्टर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्लियर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे साइट आपको देखने को मिलेगा जिसका डीआर, डीएपीए बहुत सारे कम है, लेकिन वो रैंकिंग में बहुत अच्छे पोजीशन में है। वो क्या है, उसका रीजन ये है कि वो क्वालिटी में फोकस करते हैं, ना कि उसका डीएपीए इंक्रीज करने में, ठीक है। तो डीएपीए में होता क्या है कि अगर आप एक हाई ऑथोरिटी साइट से बैकलिंक्स क्रिएट करोगे तो उसका डीए आपके साइड में थोड़ी बहुत ट्रांसफर होकर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये तो एक्चुअल में है, लेकिन आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, अगर आप सिर्फ डीएपीए बढ़ाने के बाद आपका दिमाग में यही है कि आप उसको रैंक कर जाओगे, अपने कंप्यूटर को बीट कर जाओगे, ये टोटली गलत है, ये मिसकंसेप्शन है, आपको इसको अभी क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ डीआर या यूआर, ये जो मैट्रिक्स है, आपको उतना फोकस करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना लिंक्स को क्रिएट करते रहो, और जो क्वालिटी कंटेंट है, एसईओ का जो और जो फैक्टर है, आप उसको फॉलो करते रहो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि लो कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे न्यूबी को मैंने देखा है कि जो लो कीवर्ड वाला कीवर्ड है उसको लेके वो एश्योर हो जाता है कि उसका पेज रैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू में दिखाता हूँ, एजर में चलते हैं कि एजर है, अच्छा, ये फी कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। कैन डॉग ईट्स ओट्स एंड हनी, ठीक है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अच्छा, तो मैं इसका केडी दिखाता हूँ, तो ये केडी 5 है। तो मोस्ट ऑफ द न्यू भी क्या करेगा, इसका केडी 5 है तो इसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट के मतलब इसका रिलेटेड और भी कीवर्ड हो सकता है ना, वो भी अलग से पेज में टारगेट करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि यह केडी बहुत कम है तो इजीली रैंक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो उसको यही पता चलता है कि आराम से रैंक कर जाएगा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो केडी वाला सीन है ना, ये एजआरएफ का है, ठीक है। इसमें गूगल में रैंकिंग में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसे इस मैट्रिक्स को देख के आपको थोड़ी बहुत अंदाजा लग सकता है कि कंप्यूटर आपका कितना हैवी है या लो है, ठीक है। तो आप इस कीवर्ड के ऊपर अगर टारगेट करोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा रैंकिंग करने में, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसे बहुत ही हाई ऑथोरिटी साइट यहाँ पर है, ठीक है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ऐसे 3-4 फैक्टर है जो कि आपको देखना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी कीवर्ड। जैसे कि आप जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो उसका केडी कम भी हो जाए ना, तो आपको कंप्यूटर को चेक करना पड़ेगा। किसके लिए, नंबर 1, आपका जो कंप्यूटर है उसका ऑथोरिटी और ट्रस्टेबिलिटी कितना है, ठीक है। अगर आपका जो साइट, आपका जो कंप्यूटर है वो एक मेडिकल साइट है, ठीक है, एक हाई ऑथोरिटी ट्रस्टेड साइट है, तो आप उसको उस लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को लेके टारगेट करने के बाद भी रैंक नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि गूगल में जो ईईएटी फैक्टर है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते यूजर एंगेजमेंट। तो जिस कंप्यूटर को आप टारगेट करके अपने कंटेंट को लिखा होगा ना,
तो उसका यूजर एंगेजमेंट की देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें यूजर एंगेजमेंट का मतलब उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपको देखना पड़ेगा, कितने पॉपुलैरिटी है उसमें, ठीक है। उसका कंटेंट में कितना पॉपुलैरिटी है, ठीक है। उसमें कंटेंट का एंगेजमेंट क्या है, ठीक है। आपको इस फैक्टर को भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कंटेंट का क्वालिटी भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट मिलेगा आपको जो कि इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद ही लिख सकते हैं, ठीक है। और वो कंटेंट सिर्फ हाई अथॉरिटी कंपनी जो है ना वही लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस साइट को देखेंगे ना, कहाँ गए, अच्छा ये भी हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, देखते हैं कि, ठीक है। इस तरह जो साइट होगा आप देख सकते हो कि इसका DA79, ठीक है। तो DA79 मतलब ये नहीं कि बहुत ही हाई होगा, हाँ। इसी तरह जो ऐसे साइट आपको मिलेगा ना, ये जेन्युइन साइट है तो इसका DA लेके आपको वरी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे साइट मिलेगा आपको जो सिर्फ के गूगल जो सर्च रिजल्ट है उसको मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ DAPA को इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से इस DAPA को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही आपको दिखाऊं कि इस तरह जो साइट है इसका DAPA अगर ऐसे दिखेगा आपको तो आपको एश्योर होना चाहिए कि इस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सिमिलरली अगर इस साइट को आप देख सकते हो कि ये एक आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो कंटेंट है, सॉरी ये क्वेश्चन आंसर है। तो ये जो पेड कोच है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर ये जो कंटेंट लिखाएगा ना इसका ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका केडी बहुत कम है तो आप इसके ऊपर कंटेंट लिखा वो रैंक कर जाए, नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। आपको केडी वगैरह जो है ना इसको हट के आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था 6 मिसकंसेप्शन गूगल में एसीओ में, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप क्लियर कर जाओगे तो आपको एसीओ में रैंकिंग होने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखो। एसीओ रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर, थैंक यू।